हेलो फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में हम अपने करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स है। और इसको हम जो है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं और वो भी यूपीएससी ओरिएंटेड होके, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है कि हमारे पूछेगा उस तरह से क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेम किए जाते हैं, उस तरीके से इस डिस्कशन को डिजाइन किया गया है जो करंट अफेयर फोकस कर रहा है। सितंबर के कुछ टॉप एमसीक्यूज जो है इसको जो है कि कंटिन्यू जो है करते हुए हम जो है कि अपने करंट अफेयर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए सितंबर के टॉप एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड है। और इससे पहले के डिस्कशंस में जो है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी न्यूज इन शॉर्ट्स की, वो भी आप देख सकते हैं। और एक एमसीक्यू का सेशन और हो चुका है जो कि थोड़ा इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उसमें, जो कि हर एग्जाम में हेल्पफुल है। वहां पे हमने एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू जो है कि इस सेशन को कवर किया था। और इसी तरीके से हम जो है कि ये यूपीएससी की फिल्म सीरीज के करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो है कि हम पूरे मंथ करंट अफेयर 3 से 4 सेशन में यूपीएससी के लिए कवर करेंगे और 2 या 3 सेशन जो है न्यूज इन शॉर्ट से कवर करेंगे, जो कि हमारे करंट अफेयर को होलिस्टिकली कवर कर लेगा। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है कि इसमें से जो है कि कौन कौन सी रिपोर्ट जो है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है कि रिलीज करता है, जो कि आईएमएफ इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट को रिलीज करता है। जिसमें जो क्या क्या लिखा हुआ है, पहली रिपोर्ट लिखी हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तीसरी जो है कि रिपोर्ट है फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, और चौथी क्या कह रहा है ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा। इसमें से कौन कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ रिलीज करता है। तो ये देखेंगे हम, ये चारों रिपोर्ट ही जो है आईएमएफ रिलीज करता है, जो कि हमारा इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड है, जो ब्रेटन वुड्स समिट से, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जो है कि निकल के आया था, जो कि उस वक्त जो है कि इसको स्टेब्लिश किया गया था। और ये चारों रिपोर्ट को जो है कि रिलीज करता है। यहाँ पे देखिए जो है कि मैंने लगा रखा है, एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि पब्लिक ग्लोबल ग्रोथ, इन्फ्लेशन और पॉलिसी ट्रेंड्स को एनालाइज करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एनालाइज करती है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को। फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट जो है कि पब्लिक फाइनेंस और डेवलपमेंट डेप्ट और फिजिकल पॉलिसी से रिलेट करती है। ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा जो है कि आउटलाइन करती है आईएमएफ पॉलिसी जो है कि गाइडलाइन मेंबर कंट्री से अलाइन कर रही है कि नहीं। और यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा जो है कि आईएमएफ के बारे में ब्रीफली देख लिया जाए तो ये स्टैब्लिश कब हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 में हुआ था। इसके साथ साथ वहां पे वर्ल्ड बैंक का भी फॉर्मेशन हुआ था। इसमें जो है कि टोटल 191 मेंबर्स है। और यहाँ पे जो है कि बोर्ड ऑफ द गवर्नर, हाई बॉडी, और डे टू डे जो है कि ऑपरेशन जो है कि होते हैं, जिसमें 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको परफॉर्म करते हैं। कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है, इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये डिसीजन मेकिंग हाईएस्ट बॉडी है। और डे टू डे ऑपरेशन जो है कि 24 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है जो वो परफॉर्म करती है। तो हमने ब्रीफली अपने पहले क्वेश्चन को कवर कर लिया और ऐसे ही एक्टिव रिकॉल के थ्रू हम इन सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल से जो है कि जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और ऐसे डिस्कशन कंटिन्यू रहेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है और पूछ रहा है कि इसमें से जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 6th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में 6th शेड्यूल जो कि बात करता है अदर ट्राइबल एरियाज की, अदर ट्राइबल एरियाज की बात करता है। एंड 5th शेड्यूल बात करता है किसकी, जो कि ट्राइबल एरियाज की बात करता है, ट्राइब्स की बात करता है। तो जो है कि 6th शेड्यूल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी है और कह रहा है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि इट इज फ्रेम्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी बरदोलोई कमेटी। यहाँ पे जो है कि बरदोलोई है, बरदौली सत्याग्रह नहीं है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में बरदौली सत्याग्रह पढ़ते हैं वो नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं बरदोलोई कमेटी जो है क्या इसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म हुई थी। और जो है कि दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि ये ट्राइबल एरिया जो है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 6th शेड्यूल में एरियाज है क्या वो मिजोरम को मतलब मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय इन चारों को करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अभी मैं बता दूंगा इसका जो है कि ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको, कि एटीएम जैसे हम जाते हैं, एटीएम जाते हैं, एटीएम में जो है कि विदाउट मनी, कई बार हम जो है कि बार बार एटीएम जाते हैं और वहां में पैसे नहीं निकलते हैं, तो एटीएम विदाउट मनी। तो इसको याद रखने के लिए ए से असम हो गया, टी से जो है कि आपका जो है कि त्रिपुरा हो जाएगा, एम से जो है मेघालय हो जाएगा, एम से जो है कि मिजोरम हो जाएगा। और ये जो है कि जैसे जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में 3 ही एम स्टेट है, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो मणिपुर जो है कि नहीं है एटीएम, एटीएम विदाउट मनी। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। आप इसको ऐसे जो है कि ट्रिक के निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं। और पहला स्टेटमेंट सही है, जो कि बरदौली कमेटी जो है कि गोपीनाथ बरदौली जी ने जो है कि इसको लीड किया था, तो ये चेयर किया था, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल और जो है कि रीजनल काउंसिल इन दीज स्टेट। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो इसका आंसर जो है कि देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन 1 है जो है कि स्टेटमेंट 1 जो है कि करेक्ट है। और जो है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट एम्पावर होते हैं, मींस जो है कि खाली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि इसमें करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जो है कि
हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने लगा रखा कि 6 शेड्यूल जो है कि बेस्ड हुई थी बरदौली कमेटी, जिसको जो है कि सब कमेटी जो है सब कमेटी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन दी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मीन जो है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम में बनाई गई थी, असम के लिए, जो कि 1947 में फॉर्म हुई थी, जिसको चेयर किया था गोपीनाथ बरदौली जी ने। उसके अंडर जो है कि ये जो है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ये सब फॉर्म हुआ था 6 शेड्यूल के अंदर। और जो है कि यहाँ पे देखिए ये जो है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में करता है, नॉट दी नागालैंड, है ना। और जो है कि मणिपुर तो है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अगर मणिपुर से कंफ्यूज करे तो वो भी इसमें नहीं है। बाकी जो है कि इसमें जो है कि एम्पावर करता है गवर्नर को, नॉट दी प्रेसिडेंट, टू क्रिएट दी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल। जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे जो है कि गवर्नर होंगे, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल होती है उनका जो है कि ब्रीफली देख लेते हैं। तो एडीसी जो होता है एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के सेकंड सेक्शन में एंड 275 के जो है कि फर्स्ट सेक्शन में मेंशन है, जो कि स्पेशल गवर्नेंस मैकेनिज्म देती है ट्राइबल एरियाज के लिए। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 26 इलेक्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज, वो जो है कि वोटिंग प्रोसेस से आएंगे, और 4 जो है कि नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर, और इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 5 साल के लिए होते हैं। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। और यही जो है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए है, मींस जो है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म की जाती है। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, मींस जो है कि स्पेसिफिकली किसी रीजन पे जो है कि ट्राइबल एरिया में काम करना होगा, तो गवर्नर के पास जो है कि गवर्नर जो है एम्पावर है, वो रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। तो गवर्नर जो है कि स्पेशल ट्राइबल रीजन बना सकते हैं विद इन ए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मींस जो है कि इसके अंडर। तो हमने ब्रीफली जो है कि इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मींस जो है कि कैबिनेट की जो है कि अपॉइंटमेंट कमेटी है। जैसा कि हम जानते हैं, ये जो है कि कैबिनेट कमेटीज जो है कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, मींस कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जो वर्किंग ऑफ द जो है कि मींस जो है कि रूलिंग गवर्नमेंट है, वो जो है कि अपने जो है कि अंडर जो है कि वर्किंग कुछ फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए कुछ कैबिनेट कमेटीज बनाते हैं कि जो है कि और फंक्शन जो है कि आराम से हो सके, और पीएम पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पे जो है कि ज्यादा बर्डन ऑफ वर्क ना हो। तो ये जो है कि कुछ कैबिनेट कमेटीज बनाई जाती हैं। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है हमें, और जिसमें स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि ये जो है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इस कमेटी के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है और कौन सी करेक्ट है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या कह रहा है कि जो है कि टोटल 8 नंबर ऑफ कमिटीज होती है विद इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, टोटल 8 कमिटीज होती हैं। और ये कह रहा है कि इसमें जो है कि 3 मेंबर कमेटी है, जो कंसिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम अफेयर मिनिस्टर और जो है कि यूनियन मिनिस्टर। तो ये जो है कि पहली एक ही कमेटी ऐसी है जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, इसमें खाली 2 मेंबर्स होते हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और होम मिनिस्टर होते हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते हैं। और यूजुअली जो है, यूजुअली 3 से 8 मेंबर देखे जाते हैं कैबिनेट कमेटीज में। जो भी कैबिनेट कमेटी होती है उसमें 3 से 8 मेंबर देखे जाते हैं, पर ये जो है कि अपॉइंटमेंट कमेटी, ये जो है कि खाली 2 मेंबर का असिस्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को, होम अफेयर मिनिस्टर को। तो यहाँ पे जो है कि कौन सा स्टेटमेंट, ओनली वन सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि मैंने ऐड कर रखा है, ओनली वन स्टेटमेंट सही है, आप देख सकते हैं। और देख लीजिए, ये जो है कि न्यूज ऑन एआईआर में सोर्स जो है कि इसमें जो है कि पीआईबी से लेके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सारे सोर्स से जो है कंपाइल करके इसको बनाया गया है। तो मैंने कहीं कहीं सोर्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो ये 8 कैबिनेट कमेटीज कौन कौन सी होती है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अपॉइंटमेंट कमेटी जो हो गई, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ऑन इकोनॉमिक अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे और एकोमोडेशन पे। जिसमें से मोस्टली कमेटीज जो है हेड करते हैं हमारे, जिसके चेयर होते हैं पीएम, हमारे चेयर होते हैं। बट इसको छोड़ के जो हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी है वो हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और जो एकोमोडेशन कमेटी होती है वो हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर। और इसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन जैसा मैंने बताया, खाली अपॉइंटमेंट कमेटी में जो है कि 2 मेंबर होते हैं जो अपॉइंट करते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स को, जिसमें जो है कि पीएम एंड अपने होम मिनिस्टर है। यहाँ पे जो है कि बाकी में 3 से 8 मेंबर हो सकते हैं, और नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है कि अपॉइंट हो सकते हैं कैबिनेट कमेटी में। जरूरी नहीं है कि जो है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर मीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से हो, उन्हीं को जो है कि इसमें जो है बनाया जाए, पर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी जो है कि अपॉइंट हो सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर यूजुअली चेयर करते हैं। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा जो कि प्रीलिम से रिलेटेड जो है कि कंफ्यूज करेगा, जो वर्ड कैबिनेट है वो हमारे आर्टिकल 352 में ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, जो कि खाली मेंशन क्या करता है, ये जो है कि मेंशन करता है कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो कि अपॉइंट हो रहे हैं अंडर आर्टिकल 75, जो कि अंडर आर्टिकल 75 क्या लिखा हुआ है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट।
तो यहाँ से जो है कि इसका मेंशन है, और जो है कि आर्टिकल 352 में इस कैबिनेट वर्ड को लेटरली किससे ज्वाइन कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट 1978 से। तो ये जो है कि हमने एक क्वेश्चन से कितना एक्टिव रिकॉल कर लिया आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रिपोर्ट है कि इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 की है, ये कौन रिलीज करता है? क्या ये नीति आयोग करता है, या वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है, कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है कि क्लाइमेट चेंज, स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? अब देखिए, जैसा कि कुछ कुछ चीजें होती है जो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग मीन इन्वायरमेंट की अकाउंट करेगा, तो नीति आयोग तो ऐसे काम करता नहीं है। और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कि इसके जो है कि थोड़े फंक्शन देखे तो ये जो है कि फॉरेस्ट और जो है कि वहाँ के जो है कि ऑटोनोमस जो रीजनल जो वो होती है, कोर एरिया, बफर एरिया, इन सब में जो है कि थोड़ा रोल प्ले करता है। वो भी किससे अलाइन करके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के देखें तो इनके पास बहुत सारे ऐसे काम है जो है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, कोई प्रोग्राम चलाना, तो ये भी नहीं करती है। तो यहाँ पे आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है कि ये जो है कि अकाउंटिंग का काम करते हैं, जैसा कि ये वर्ड कोनेट करता है स्टैटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टैटिक्स का मतलब यही है जो कि अकाउंटिंग और ये सब काम करेंगे। तो यहाँ पे आइए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं, जो कि ये पीआईबी में जो है कि मेंशन था, और ये जो है कि अभी रिसेंट का ही है, 25 सितंबर का ही है। तो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है। बस यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो ये हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें जो है कि दो बॉडीज थी, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और जो है कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। इन दोनों को 2019 में जो है कि मर्ज करके एक नया ऑफिस बना दिया गया था, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, जो है कि सारे अकाउंटिंग के काम जो है कि बजट से ये सब अकाउंटिंग अकाउंटिंग जितने भी अदर एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो मोस्टली जो है कि यही परफॉर्म करती है। तो हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ मेंशन है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला कह रहा है कि ये जो है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का जो है कि कंफर्म हुआ है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय जी को, जो कि एक एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन टू दी अर्थ साइंस में जो है कि दिया गया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको जो है कि दिया गया है ये अवार्ड, और अर्थ साइंस से रिलेट करता है। और ये अवार्ड जो है कि एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस। तो जियो साइंस से जो है कि आप ये कर सकते हैं, जियो साइंस है तो अर्थ साइंस जरूरी नहीं है। जियो साइंस का मतलब हो गया, जियो साइंस जो है कि अर्थ के नीचे वाली चीजों को जो है कि माइन वाइन करके जो है कि इस जो है कि इंफॉर्मेशन निकालती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे रिलेटेड होगा कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ द माइंस जो है कि इसको अवार्ड को कन्फर करती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अमंग द अवार्डीज जो है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम रिकॉग्नाइज फॉर द डिस्कवरिंग क्रिटिकल मिनरल्स इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर उड़ीसा के देखें तो ये जो मयूरभंज वाला रीजन है अपर साइड में, नॉर्दर्न साइड में उड़ीसा के, तो वहाँ ये चीज की गई है। तो इसमें थर्ड आंसर सही हो जाएगा, जो कि सी आंसर 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे जो है कि आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, और इसका भी जो है कि पीआईबी में जो न्यूज आई थी, इसका सोर्स पीआईबी है, तो आप देख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्या पोर्टल जो है कि किससे, जो अभी न्यूज में देखा गया रिसेंटली, वो किस मिनिस्ट्री से रिलेट करता है? जैसे कि हम जानते हैं कुछ कुछ जो है कि हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो वो वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो वन लाइनर क्वेश्चन में जो है कि बात कर रहा है कि ये द्रव्य पोर्टल जो है किससे रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेट करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि मैंने यहाँ लगा दिया है। द्रव्य पोर्टल जो है कि डिजिटाइज रिवर्टल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द वेरस्टाइल यार्डस्टिक ऑफ द आयुष सब्सटेंस जो है, इसकी फुल फॉर्म है इस पोर्टल की, जो कि हमें बहुत जरूरी नहीं है याद रखना। बस ये याद रखिए कि ये पोर्टल जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, और ये काम क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिजिटाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑफ द आयुष सब्सटेंसेस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड द रिसर्च, इसको जो है कि ये करता है। तो ये हम यहाँ से ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये विश्वामित्री रिवर है, इसके बारे में स्टेटमेंट दी है, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी कनेक्ट है। तो ये रिवर, तो हम सोच रहे हैं ये रिवर आई कहाँ से और ये न्यूज में क्यों है? विश्वामित्री रिवर तो आप पहली बार सुन रहे हैं, तो ये अभी हम जान लेते हैं क्यों न्यूज में है, क्या है, इसके बारे में देखते हैं। क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि ये फ्लो करती है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से और ड्रेन करती है अरेबियन सी में। तो इसमें जो है कि ये देखिए, पहली बात तो जो है कि ये रिवर है गुजरात की, गुजरात की जो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में जो है कि वहाँ फ्लो करती है, जो कि वडोदरा डिस्ट्रिक्ट जो है कि हार्ट ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। तो ये जो कि याद रखिएगा, विश्वामित्री रिवर वहीं पे फ्लो करती है, गुजरात की, महाराष्ट्र की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में, तो इसमें खाली स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी। तो यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन जो है कि पढ़ सकते हैं, जो कि ये एंटायरली गुजरात में फ्लो करती है और वेस्टवर्ड फ्लो करती है। और यहाँ पे जो है कि एक स्मॉल नॉन पेरिनियल रिवर है, जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी, तो इसलिए जो है कि ये न्यूज में है।
तो यहाँ पे जो है कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि मीट करती है दो ट्रिब्यूटरीज से और ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबात में जो है कि। आइए इसकी लोकेशन अगर मैं दिखा दूं आपको, तो देखिए ये जो है कि गुजरात है, ठीक। और यहाँ पे ये जो है कि एक गल्फ ऑफ खंबात है, ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं, और ये रही आपकी ये विश्वामित्री रिवर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। और जो है कि वडोदरा मैंने बता दिया हर्ट सिटी ऑफ गुजरात भी कही जाती है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द मगर क्रोकोडाइल। लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होती है, मगर क्रोकोडाइल की बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन पाई जाती है। और मगर क्रोकोडाइल याद रखना है तो हमारे यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, कि उनका जो है कि आईयूसीएन स्टेटस बता दीजिए, तो वो ये जो है कि वर्नेबल में रहता है। और ये शेड्यूल 1 ऑफ दी WPA एक्ट 1972 के जो है कि इसमें जो है कि रहता है। तो ये चीजें याद रख सकते हैं। आइए कुछ हम गुजरात का फिजिकल मैप भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कि मैंने बता दिया जो है कि ये आपकी जो है कि यहाँ पे जो है कौन सी रिवर है, विश्वामित्री रिवर, जो कि गल्फ ऑफ खंबात जो है कि अरेबियन सी में ड्रेन करती है। और भी यहाँ पे जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कौन कौन से जो है कि रेंज है, और जो है कि प्लेन्स जो है कि देख सकते हैं, हिल्स जो है। और मेजर रिवर में देखें तो ये जो है कि आपकी इधर जो है कि साबरमती रिवर होगी, और ये सब याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि मेन क्वेश्चन एक रहता है नेशनल पार्क का। तो नेशनल पार्क में याद रखिए, तो गुजरात के टोटल 4 नेशनल पार्क है गुजरात में, जो कि एक यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ कह लीजिए, गल्फ ऑफ कच्छ या तो मरीन नेशनल पार्क, दोनों का नाम जो है कि एक ही है, गल्फ ऑफ कच्छ या मरीन नेशनल पार्क। एक जो है कि गिर रेंज में यहाँ गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे अपने एशियाटिक लॉयन जो है कि लॉयंस की पॉपुलेशन जो है कि ज्यादा है। और यहाँ पे जो है कि कौन सा है, ब्लैक बग नेशनल पार्क, जो है कि ब्लैक बग जो है कि जानते हैं थोड़ा डियर टाइप का है। और यहाँ पे जो है कि वंसदा नेशनल पार्क है, जो कि आपके 4 नेशनल पार्क कॉन्स्टिट्यूट करता है गुजरात में। तो हमने एक क्वेश्चन से जो है कि 2-4 इन्फॉर्मेशन एक्टिव रिकॉल कर ली सिर्फ एक करंट अफेयर से। तो ये आप याद रखेंगे विश्वामित्री रिवर और इससे जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो है कि हैज ऑर्डर्ड द स्टडी ऑन द यूज ऑफ द एक स्मोक ईटिंग जो है कि फाइटो कैटलिक कोटिंग जो है कि रोड्स पे करेगा। मीन जो ये रोड्स हैं इस पे जो है कि एक स्मोक नहीं, यहाँ पे स्मोक नहीं कह रहा है, इसमें स्मोक कह रहा है। फॉग प्लस स्मोक जो हो जाता है उससे जो है कि बनता है, मीन्स फॉग प्लस स्मोक से जो है कि जो ये चीज बनती है स्मोक, तो उससे रिलेटेड जो है कि ईटिंग जो है कि फाइटो कैटलिक कोटिंग जो है कि रोड पे की जा रही है। उसका प्राइमरी पर्पस क्या है इस टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कि आप देखिए एक बार पढ़ के। और इसमें जो है कि सही आंसर है ये, कि रिड्यूस करेगा नाइट्रोजनियस ऑक्साइड जो है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कि और हार्मफुल हाइड्रोकार्बन इन दी पब्लिक स्पेसेस जो है कि ये जो है कि ऑब्जर्व कर लेगा, मीन जो है कि वहां से जो है कि रिमूव कर देगा। तो इसका पर्पज ये है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इसमें जो है कि ये मेड किससे होता है ये याद रखिएगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड से जो बनेगा, जो कि यूज करेगा लाइट एनर्जी टू ब्रेक डाउन दी NOx कंपाउंड और ऑर्गेनिक पॉल्यूएंट्स इनटू दी हार्मलेस सब्सटेंसेस इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कि न्यू दिल्ली जो है एयर पॉल्यूशन से बहुत सीवियरली जो है कि जूझ रहा है। और वहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से जो है कि अभी एक शिकागो की ऑर्गेनाइजेशन ने एयर क्वालिटी की एक लाइफ इंडेक्स निकालता है, जिसमें दिल्ली जो है कि सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है। यहाँ पे 8.2 ईयर से जो है कि पिछले कुछ डिकेड में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है डिक्रीज कर गई है ड्यू टू एयर डिटोरेशन, मीन्स एयर के खराब होने की वजह से। यहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जो कि मैंने पिछले जो है कि अपने करंट अफेयर सेशंस में भी डिस्कस किया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाई सी ट्रीटी है, जो कि बीबीएनजे का फुल फॉर्म क्या है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिडिक्शन में जो कि ये जो है कि हाई सी ट्रीटी है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो है कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कि पढ़िए, जो है कि स्टेटमेंट जो है कि कह रहा है कि लीगली बाइंड है जो कि एनक्लॉस से, तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। और फिर कह रहा है कि हाई सी ट्रीटी जो है कि फर्स्ट इंप्लीमेंटेटिंग एग्रीमेंट है अंडर दी UN क्लॉज, इसका फुल फॉर्म जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ यूनाइटेड कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। तो ये पहली इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है, तो नहीं ये पहला नहीं है, ये थर्ड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है। 2 अदर जो है कि अभी एक्सप्लेनेशन में हम भी बात कर लेंगे उसकी। और जो है कि इंडिया जो है कि हैज साइंड आउट बट नॉट रेटिफाइड दी ट्रीटी। हाँ जो है कि इंडिया ने साइन तो कर दिया है पर अभी रेटिफाई नहीं किया है। एज ऑफ दी हमारे जो है कि 2025 में जो स्टेटस है, हमने साइन तो कर रखा है पर इसको रेटिफाई नहीं कर रखा है। तो इसका आंसर क्या क्या सही हो जाएगा, 1 और 3 जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन जो है कि आप एक बार देख सकते हैं, जो कि यूएन क्लॉज की जो कि एम करता है कंजर्विंग और सस्टेनिंग यूजिंग द मेराइन बायोडाइवर्सिटी इन एरिया बियॉन्ड द नेचुरल जुरिडिक्शन। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि पहली 2 जो एग्रीमेंट है 1994 में, पहली जो रिलेट करती है यूएन क्लॉज से, और ये एक जो है कि रिलेट करती है 1995 के यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट, और तीसरी जो है कि ये हाई सी ट्रीटी है। तो ये याद रख सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट जो है कि हमारे मिड जो है कि 2025 के स्टेटस के अनुसार हम साइन तो कर चुके हैं पर अभी जो है कि ट्रीटी को जो है कि रेटिफाई नहीं किया है। तो ये
यूनाइटेड नेशन की साइट पे ये इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट हुई थी, तो वहां से जो है कि इसको निकाला गया है। फिर जो है कि नेक्स्ट अवार्ड है जो कि अभी रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कि कन्फर किए गए हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। जैसा कि जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, और जो कि इंस्टीट्यूट किया गया था 1969 में, जो कि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का जो है कि जमाना था उस वक्त। जो है कि अपने जो है कि हम अपने फादर या दादा से पूछे तो वो लोग बता सकते हैं इसके बारे में अच्छे से। तो ये जो है कि आप जो है कि इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। तो जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये अवार्ड जो है कि प्रेजेंट किया जाता है एनुअली, और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें जो है कि स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस जो कि एक मेडल है, एक शॉल रिप्रेजेंट की जाती है, एक कैश प्राइज। अगर आपने टीवीओ पे देखा होगा तो ये जो है कि मिनिस्टर जो है कि कंफर्म करते हैं, तो जो है कि कैश प्राइज भी होता है, एक मेडल भी होता है। उनको जो है कि सम्मानित करने के लिए हमारे इंडिया में जो है कि शॉल का जो है कि शॉल जो है कि उनके कंधे पे या जो उनको उड़ाई जाती है, तो ये प्रोविजन भी सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर ये जो है कि कह रहे हैं कि पहले इसके रिसिपिएंट्स कौन थे, जो है कि लेजेंडरी फिल्म मेकर सतीश रे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जो है कि इसमें जो पहले रिसिपिएंट ये नहीं थे, पहले रिसिपिएंट थे, मतलब पहले जो है कि जिनको दिया गया था वो देविका रानी जी थी, इनको जो है कि दिया गया था। ये जो है कि अभी पीआईबी में आया था, और इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, और तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो है कि देविका रानी जी को दिया गया था। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम ऑफ द प्रोजेक्ट विजयक। अब ये जो प्रोजेक्ट विजयक है ये क्या चीज है, ये चार स्टेटमेंट दी हुई है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि चार स्टेटमेंट क्या है, और जो है कि एक बार जो है कि गेस वर्क कीजिए ये ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो जो है कि मैंने अब होप किया होगा कि आपने जो है कि चारों स्टेटमेंट पढ़ ली होंगी। तो इसमें से जो सही आंसर है जो कि प्रोजेक्ट विजयक जो है वो है प्रोवाइडिंग दी रोड कनेक्टिविटी एंड अपग्रेडिंग दी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी कारगिल और जास्कर रीजन ऑफ दी लद्दाख, जो है कि एनहेंस करेगा मिलिट्री और सिविलियन एक्सेस को। मीन जो है कि एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि कारगिल और जास्कर रीजन को कनेक्ट करेगा। मीन जो है कि जैसा कि जानते हैं कि कश्मीर से यहाँ पे एक पास की बात आती है, जो कि कश्मीर से हमें कारगिल जाना हो तो एक पास होता है पेंसिला। पेंसिला पास जो है कि वो जो है कनेक्ट कर देता है कश्मीर और कारगिल को, और इसी के साथ जो है कि जांस्कर रीजन जो है उसको भी कनेक्ट करने के लिए मीन्स कारगिल की एक सुलू वैली है, सुलू वैली और जांस्कर वैली से जो है कनेक्ट करती है, ये पेंसिला से ही जो है कि कनेक्ट होते हैं। तो वहीं पे जो है कुछ रोड कनेक्टिविटी की बात हुई है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, यहाँ पे पेंसिला पास याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा रखा है कि कश्मीर वैली से कारगिल जो है कि जाने के, वहाँ पे सुरू वैली है, सुरू वैली पे पेंसिला, और यहाँ पे जो है कि सुरू वैली से जांस्कर वैली जाने के लिए भी पेंसिला के पास का ही जो है कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे ये रोड बना दी जा रही है कि कारगिल और जांस्कर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये भी पीआईबी में आया था। फिर नेक्स्ट है कि वो कह रहा है कि एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में जो है कि स्टेटमेंट दी हुई है जो कि बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी यहाँ पे मैं ऑप्शन लगाना भूल गया, तो यहाँ पे ए बी सी डी कर लीजिए, और जो है कि इसमें कर लीजिए ओनली 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, और जो है कि 4 करेक्ट में तीनों चारों सही है। तो जो है कि आइए पढ़ते हैं कि क्या है। ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल है जो कि फॉर्म हुई थी शंघाई 5 ग्रुपिंग से। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो कि शंघाई 5 ग्रुपिंग कौन सी है, जो कि है रशिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। ये जो है कि 5 जो है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ग्रुप है, तो इन्होंने फॉर्म की थी एससीओ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एससीओ का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है कि ग्रांटेड फुल मेंबरशिप ऑफ दी एससीओ, तो हाँ 2017 में जो है कि इनको फुल मेंबरशिप दे दिया गया था, आस्थाना एग्रीमेंट के अंडर जो है कि इनको फुल मेंबरशिप मिल गई थी, तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि एससीओ जो है कि ऑब्जेक्टिव इंक्लूड दी यूनिपोलर ऑर्डर वर्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यूनिपोलरिटी की बात नहीं करता, ये बात करता है मल्टीपोलरिटी की बात करता है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा, तो आंसर हो जाएगा बी। तो आइए इसका आंसर जो है कि मैंने बता दिया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, 3 करेक्ट है, और 4 जो है कि इनकरेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बीजिंग में जो है कि इसका हेडक्वार्टर है, जो कि देख सकते हैं, और जो है कि आस्थाना समिट जो है कि कजाकिस्तान में 2017 में हुई थी, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबर जो है कि एससीओ का डिक्लेयर कर दिया गया था। और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो कि फुल मेंबर जो है कि इंडिया में क्वेश्चन भी कई बार पूछा है यूपीएससी ने कि इंडिया जो है कि एससीओ ग्रुप का मेंबर है कि नहीं है, तो यहाँ से आप ये एक्टिव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है रावी रिवर, जो है कि हम जो है कि अपने जो है कि न्यूज वाले सेशन में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, और एमसीक्यू वाला सीजन है वहां भी जो है कि डिस्कस किया गया था रावी रिवर को, क्योंकि रिसेंट जो है कि अभी फ्लड्स आई है जो पंजाब में, जिससे जो है कि पंजाब में जो फ्लड्स आई हैं उनके वजह से जो है कि ये रिवर्स न्यूज में रही है।
तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया था, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने पूरा इंडस वाटर वैली सिस्टम और जो है कि इसके बारे में यहाँ की कौन कौन से दुआबा रीजन, मालवा रीजन, माझा रीजन, इनके बारे में बताया था। तो प्रीवियस सेशन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है कि अभी क्या कर देखते हैं कि रावी रिवर जो है कि वन ऑफ द 3 ईस्टर्न रिवर है, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो है कि इंडिया को अलॉट हुई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये ओरिजिनेट होती है पीर पंजाल रेंज से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है कि कहीं और से ओरिजिनेट होती है, जब ये एक्सप्लेनेशन में बता दिया जाएगा। और रंजीत सागर डैम जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है रावी रिवर पे, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफली में बता दूं, जैसे सीजीआई याद रखना है। सीजीआई तो ये ऊपर की रिवर हो गई, ये इंडस हो गई, ये झेलम हो गई, और ये चेनाब रिवर जो है यहाँ पोर करती है, और यहाँ से सतलज निकलती है जो कि डाउन पोर करती है। यहाँ पे जो है कि ये आपकी कौन सी है, रावी रिवर है, और ये यहाँ पे ब्यास रिवर है। तो ये कुछ जो है कि इंडस वाटर सिविलाइजेशन का जो है कि कुछ हम एक जो है कि ब्रीफली मैप बना के देखें, तो ये है सीजीआई ऊपर की रिवर है, और ये 3 नीचे की रिवर रावी, ब्यास और सतलज जो है, ये जो है कि इंडिया को एक्सक्लूसिवली दी गई है। और जो है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है कि इसका पानी जो है कि पाकिस्तान को यूज करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पे एक पीवाईक्यू पूछा गया था, कि इसमें पूछा गया था विच ऑफ दी 3 रिवर्स पोर्स इनटू दी वन रिवर, तो ये जो है कि झेलम, चेनाब और रावी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें जो है कि स्टेटमेंट में ये याद रखना है। और ये देखिए यहाँ पे ये है, और ये स्टेटमेंट गलत थी, जो है कि ओरिजिनेट होती है बाराबंगल, जो है कि चंबा रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश से जो है कि ओरिजिनेट होती है, जो कि धौलाधर रेंज में आता है, कि ना कि पीर पंजाल रेंज में इसका ओरिजिन ऑफ द रिवर है रावी रिवर का। तो ये आप जो है कि पॉज करके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसको भी हम न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, कि रामसे मैग्सेसे अवार्ड जो है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कि ये हमारे फिलिपियन के 7th प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे बात हो रही है फिलीपींस जो है कि यहाँ के 7th प्रेसिडेंट थे। पर यहाँ पे बात कर दी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दिया होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड कर रखा है, कि अगर वो बात कर दी 3rd प्रेसिडेंट है तो भी सही होगा। 3rd प्रेसिडेंट किसके हैं, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के। मीन जो है कि जब 1946 में फिलीपींस जो है कि रिपब्लिक बन गया था, तो तब से जो है कि 3rd प्रेसिडेंट है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो 7th प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आप एड ऑन कर सकते हैं, जिन्होंने प्रीवियस सेशन देखा था। तो वहां पे मैंने ये नहीं बताया था कि ये रिपब्लिकन 3rd प्रेसिडेंट है, तो ये याद रख सकते हैं। पर अभी जो है कि ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कि दिया गया है, इसके बारे में स्टेटमेंट, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे प्लीज आप जो है कि ऐड कर लीजिए इसको ABCD, कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारे अभी इंडिया में जो है कि एजुकेट गर्ल पहली NGO बनी है, जिससे जो है कि ये अवार्ड रिसीव हुआ है। हमारे पहले इंडियन जो है कि विनोदा भावे थे, जिनको ये अवार्ड रिसीव किया कराया गया है। और फर्स्ट वुमेन की बात कर ले, जैसा कि विनोदा भावे के बारे में बता दें, तो ये जैसे भूदान जैसे मूवमेंट हो गया, भूदान मूवमेंट, और भी जैसे सत्याग्रह ग्रामदान मूवमेंट जो है कि ये सब मूवमेंट से जो है कि रिलेट करते हैं। और ये जो है कि सक्सेसर ऑफ गांधी जी भी कहे जाते हैं। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले सेशन में बताई थी। और पहली वुमेन की बात की जाए तो फर्स्ट वुमेन इज द मदर टेरेसा, है ना। और लोगों की बात करें, जैसे किरण बेदी जी को भी दिया गया है, अरविंद केजरीवाल को दिया गया है, तो बहुत सारे लोग जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। पर विनोदा भावे इज द फर्स्ट इंडियन, और पहली NGO जो है कि एजुकेट गर्ल बनी है। और ये जो है कि रेमनिल मैग्सेसे जो है कि फिलीपींस के जो है कि प्रेसिडेंट है, इनके ऑनर में दिया जाता है। और इसको जो है कि एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और ये जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। और जो है कि इसका अवार्ड जो है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, ब्रदर फंड इन दी मेमोरी ऑफ द फिलीपींस प्रेसिडेंट, इसके बारे में बता दिया। और इसके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूज में है, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूज देखिए। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि मीरा वेरिएबल स्टार्स, जो कि न्यूज में रहा था अराउंड जो है कि अपने फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर के लगभग, ये जो है कि न्यूज में आया था। इसके बारे में दो स्टेटमेंट क्या रखा है यहाँ पे, जो है कि ऑप्शन के फॉर्मेट आपको बता दूं, जैसा दिया है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इज एक्सप्लेनिंग द सेकंड वन ट्रूली। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो है कि सेकंड जो है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट, या दूसरी इनकरेक्ट, पहली इनकरेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट, ये ऑप्शन है। तो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दिस, कि मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं ऐड किए हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट रहता है UPSC में, जो कि इस तरह से पूछता है। अभी जो है कि क्या बात कर रहा है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देख लेते हैं। मीरा वेरिएबल स्टार जो है कि एक पल्सलेटिंग जेट एंड स्टार है, जो कि वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ द लुमिनिसिटी रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो है कि दूसरी कह रहा है कि ब्राइटनेस ऑफ वेरिएशन इन दी मीरा वेरिएबल्स इज ड्यू टू दी न्यूक्लियर फिजन, जो है कि न्यूक्लियर फिजन से नहीं होती इसकी कोर में, वो दूसरा फिनोमेना होता है जिसे कप्पा फिनोमेना कहते हैं। ये थोड़ा जो है कि साइंस टेक का मेजर पोर्शन हो जाता है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि ये फैसिनेटिंग स्टार है, जो कि प्ले करता है क्रिस्टल रोलिंग इन द कॉस्मिक डिस्टेंस। पहली बात तो हमें क्या याद रखनी है मीरा वेरिएबल स्टार में, कि ये रोल प्ले करता है कॉस्मिक डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और पहला जो है कि स्टेटमेंट का आप जो है कि एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, जो कि रेड जाइंट सुपरस्टार जो होता है कि पल्सलेटिंग रेड सुपर जाइंट, मिल जानते हैं कि कोई भी एक फंडामेंटल पार्टिकल जब एक्सप्लोड किया, बिग बैंग हुआ,
तो फिर वो जो है कि जाके अगर वो जुपिटर से अगर 13 गुना मास पे है तो वो जो है कि स्टार फॉर्म करेगा। लेस देन 13 जुपिटर ऑफ द मास जो कि हमने बनाया है तो वो मून फॉर्म करेगा। यहीं पे जो है कि चंद्रशेखर लिमिट आती है। चंद्रशेखर लिमिट जो है कि डिटरमाइन करता है कि वो रेड जाइंट बनेगा कि सुपर रेड जाइंट बनेगा। फिर जो है कि वहां से जो है कि ये जो है कि एक जो है कि पर्सनेटिंग स्टार में जाते हैं। रेड जाइंट से जो है कि रेड जाइंट से देखें तो ये जो है कि मतलब फंडामेंटल पार्टिकल एक्सप्लोड हुआ, नेबुला बना। फिर वहां से कोर सन तो रेड जाइंट, फिर जो है कि ये व्हाइट डॉर्फ बनेंगे। इसमें जो है कि ब्लैक होल व्हाइट डॉर्फ का कॉन्सेप्ट है। तो ये साइंस टेक जैसे क्वेश्चन में जो है कि एक्सप्लेन कर दिया जाएगा इसको। और यहाँ पे जो है कि आप बेसिकली बस ये याद रखिए कि ये जो है कि ये है एक्सप्लेनेशन में। और जो है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो है कि कपा मैकेनिज्म जो है कि रिलेट करता है सेटलर मटेरियल से। और इसको जो है कि अगर मैं डिस्कस करने बैठ गया तो ये 15-20 मिनट इसी में ले जाएंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। जब साइंस टेक का कोई सेशन लेंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो है कि कह रहा है कि वृंदावनी वस्त्र के बारे में स्टेटमेंट है। इसमें से क्या क्या सही है और क्या गलत है तो ये पूछा है। तो ये जो है कि 16 सेंचुरी का सिल्क ट्रेसपासी डिपिक्टिक सीन है लॉर्ड कृष्णा का, क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ द श्रीमंता शंकर देवा। तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये जो वस्त्र है ये एक टॉवल टाइप का होता है एक बड़ा सा। उसमें जो है कि डिजाइन इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं जो कि इनके अंडर में जो गाइडेंस में किए गए थे। और ये टेक्सटाइल जो कमीशन है ओम किंग रुद्रा सिंगा से। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको जो है कि किंग नारायण जो थे उन्होंने किया था। क्योंकि ये जो कि वृंदावनी वस्त्र है, वृंदावन में कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण जी किसके अवतार है? नारायण के। तो यहाँ से जो है कि किंग नारायण याद रख सकते हैं जिनको जो है कि इन्होंने कमीशन किया था। जो कि आप एक्सप्लेनेशन में जो है कि पूरा नाम देख सकते हैं। किंग जो है कि कोच किंग जो है कि नारा नारायण ने जो है कि इनको जो है कि कमीशन किया था। और ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और ये वस्त्र देखना चाहे तो यहाँ पे जो है कि इसकी मैंने इमेज लगा दी है। आप इसको जो है कि देख सकते हैं विजुअलाइजेशन जो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हबल टेंशन। हबल टेंशन जो है कि रेफर करता है किस चीज से? जैसा कि हम जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप जो है, हबल टेलीस्कोप जो कि नासा का है। और ये कहाँ पे प्लेस किया गया है? ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। जो हमारे जो है कि जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है उसकी क्लियर इमेज हमें ये सब प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली हबल टेलीस्कोप के बारे में जानकारी हो गई है। पूछ रहा है कि हबल टेलीस्कोप हर्बल टेंशन जो है कि किससे रेफर करता है? तो ये जो है कि ऑप्शंस जो है कि आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और इसका जो है कि सही आंसर है कि ग्रेविटेशन टेंशन जो है बिटवीन दी हबल टेलीस्कोप एंड अर्थ। ये जो है कि इसका जो है कि आंसर है वो है डिस्पेंसरी इन द मेजर्ड एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स बिटवीन द अर्ली एंड द लेट यूनिवर्स। जैसा कि मैंने बताया हबल टेलीस्कोप जो है कि क्या करता है? एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को जो है कि मेजर करता है। तो इसका आंसर ए होगा। सॉरी मैंने रॉन्गली जो है कि इसको जो है कि जल्दबाजी में कर दिया। तो यही गलतियां हम जो है कि पेपर में भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने सही इसको एक्सप्लेन किया कि हबल टेलीस्कोप जो है कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से रिलेट करता है। और जो है कि टेंशन जो है कि किससे रिलेट करता है? ये मेजर्ड एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स बिटवीन द अर्ली और द लेट यूनिवर्स मेथड, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये वन ऑफ द मेथड है। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है नायरू की। नायरू के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है ये एबीसी कर लीजिए। इसमें से जो है कि बात कर रहा है कि ये स्मॉलेस्ट वर्ल्ड नेशन है। इसकी कोई ऑफिशियल सिटी नहीं है। यहाँ पे जो है कि प्राइमरी एक्टिविटी टूरिज्म है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 2 इज द करेक्ट। ये इसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। ये थर्ड स्मॉलेस्ट आइलैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है। ये जो है कि गलत है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बता दिया जाएगा। देख लीजिए नायरू एक स्पेसिफिक पैसिफिक ओशियन में सेवरल डिस्ट्रिक्ट में जो है कि करता है। और ये प्लेसेस इन न्यूज वाला सेशन था, जो प्लेसेस इन न्यूज सेशन है उसमें मैंने ये वाले सेशन को मीन्स जो है कि पॉलिनेशिया माइक्रो ये जो माइक्रोनेशिया वाला रीजन होता है मीन्स ओशियाना रीजन को बहुत ही ब्रीफली जो है कि डिस्कस किया हुआ है। जिसमें मैंने बताया कि जैसे आपको वर्ड मैप बना के मैं अगर डिस्कस करूँ तो अगर मैं रफली बना दूँ तो ये जैसे मान लीजिए ये एशिया हो गया अपना, ठीक। अगर मैं रफली बना रहा हूँ ये, तो ये एशिया का मैप अगर हम बना लें, इसको एशिया बना लिया जाए और यहाँ पे जो है कि इंडोनेशिया और ये सब है, ठीक। यहाँ पे जो है कि ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। और यहाँ पे जो है कि अगर बनाया जाए तो ये साउथ अमेरिका मान लेते हैं और ये इधर जो है कि नॉर्थ अमेरिका मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आइलैंड्स है मीन्स यहाँ पे जो आइलैंड्स है ये फिलीपींस के पास नायरू तुवालू ये सब आइलैंड, तो ये रीजन्स में डिवाइड है। मीन्स जो है कि ये रीजन ऑस्ट्रेलेशिया कहलाता है। ऑस्ट्रेलेशिया ऊपर वाला इधर वाले आइलैंड जो है कि ये माइक्रोनेशिया कहलाते हैं। और ये वाले आइलैंड जो है कि ये मेलेनेशिया कहलाते हैं। और इधर वाला रीजन जो है इधर आइलैंड जो है ये पॉलिनेशिया कहलाते हैं। ये जो है कि प्लेसेस इन न्यूज में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप वीडियोस वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैपिंग को अच्छे से कवर किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। खाली सेकंड करेक्ट है, कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, कैपिटल सिटी नहीं है। और यहाँ पे जो है कि एक्सटेंसिव जो है कि फॉस्फेट माइनिंग से इसकी इकोनॉमी है, टूरिज्म नहीं है मेजर इकोनॉमी। और जो है कि ये जो है कि आफ्टर वेटियन सिटी और मोनिका के बाद जो है कि ये
थर्ड स्मॉलर में आता है, जैसे तुवालू जो है कि वन ऑफ द स्मॉलर है, पर नायरू जो है कि स्मॉलर आइलैंड नहीं है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसमें तो कौन सा फीचर नहीं है। भैरव कमांडो बटालियन जो कि अभी रिसेंटली फॉर्म की गई है, भैरव कमांडो बटालियन जो कि इसमें से फीचर नहीं है, तो इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इसमें से क्या फीचर नहीं है, ये तीनों इसके फीचर है। आपके जो है कि ये फीचर नहीं है कि ये जो है कि फ्रेशली न्यू रिक्रूटमेंट नहीं है, ये जो है कि सेव एंड राइज अप्रोच से जो है कि फॉलो की गई है, जो कि सेव एंड राइज अप्रोच से जो कि हमारी पहले से एग्जिस्टिंग बटालियन होती है उसी में से जो है कि एक भैरव कमांडो बटालियन बनाया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप जो है कि देख सकते हैं, जिसको सेव एंड रेज अप्रोच से बनाई गई है। बाकी ये तीन एक्सप्लेनेशन सही है, जो आप एक बार पॉज करके ब्रीफली पढ़ सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है इन ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो यूएनईपी है, वर्ल्ड बैंक है, कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कुछ चीजें हमें ऐसी याद रखनी, जैसा मैंने बताया कि कोई भी रिपोर्ट रिलीज करने का याद करना है तो वहां के वर्ड में जाइए। अब ग्लोबल वाटर है पूरे ग्लोबल का, मीन्स पूरे ग्लोब का जो है कि पूरे वर्ल्ड के वाटर को जो है कौन मॉनिटर करेगा, यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं करेगी, फूड और एग्रीकल्चर भी नहीं। यहाँ पे सबसे बेस्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे हम अपना गेस वर्क लगा सकते हैं और जो है कि इसको टिक कर सकते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है कि मीन्स जो है कि अपने मेट्रोलॉजी जो है कि डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, तो वो ग्लोबल वाटर रिसोर्स को भी मैनेज करेगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्या आर्टिकल 124 और 217 के अंडर होता है ये। और जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन बात कर रहा है कि इसको अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जज को जो कॉलेजियन सिस्टम है उसमें जो है कि चीफ जस्टिस और दो जजेस की सीनियर मोस्ट जजेस की जरूरत पड़ती है। तो इसमें से जो है कि पहला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है कि पार्ट 5 में जो है कि बात की गई है जुडिशरी की, जिसमें जो है तो इसमें जो है कि बात की गई है, तो यहाँ पे जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज है, और 217 जो कि ये पार्ट 6 ऑफ स्टेट की बात करता है। यहाँ पे जो है कि हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे कॉलेजियन सिस्टम में चीफ जस्टिस तो होंगे प्लस 4 सीनियर जजेस की जरूरत पड़ेगी, 4 सीनियर जजेस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन करेक्ट है ए। और इसका एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफली एक बार देख सकते हैं। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो ये पूछ रहा है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी की मोल्डोवा है, अभी न्यूज में रहा है, उसकी जो है कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। मीन जो है कि अगर आप ये इधर से ये मान लीजिए रफली मैंने बना दिया, एरिया अरेबियन पेनिसुला हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और इधर जो है कि एशिया और ये यूरोप वाला जो है कि रीजन हो गया, और इधर यूक्रेन वाला रीजन है। तो यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ बीच में एक लैंडलॉक नेशन है जो कि ये मोल्डोवा है हमारा, और यहाँ पे रोमानिया जो है कि ये, और इधर जो है कि थोड़ा टर्की वाला रीजन है। तो ये खाली कौन कौन से रीजन को इंक्लूड करता है, लैंड बॉर्डर को रोमानिया, यूक्रेन एंड रोमानिया को जो है कि इंक्लूड करता है मोल्डोवा। बाकी ये तीन ऑप्शन गलत है, तो ओनली 2 जो है कि करेक्ट होगा। आप जो है कि थोड़ा मैप में भी इसको जो है कि विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मोल्डोवा एक लैंडलॉक नेशन है, इधर रोमानिया है, इधर जो है कि यूक्रेन मीन्स ईस्ट साइड यूक्रेन, और इधर जो है कि रोमानिया जो कि बॉर्डर करता है, और इधर ब्लैक सी है, और यहाँ पे जानते हैं कि बॉस्फोरस और डेंड्रस स्टेट है, ये जो है कि सी ऑफ मरमरा है, ये सी ऑफ एजॉव है। तो ये सब जो है कि आप जो है कि बात याद रख सकते हैं यहाँ से एक्टिव रिकॉल करके। फिर जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट जो है कि बात कर रहा है ओरिनस ओरका में जो है कि रिसेंटली जो है कि न्यूज में देखा गया है वो क्या चीज है, और उससे स्टेटेड रिलेटेड स्टेटमेंट है, और इसमें से क्या क्या करेक्ट है। तो ये बात करता है फैमिली डेलिफिनिया जो है कि फैमिली डेलिफिनिडिया, और इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द ऑल सेटनेस। तो क्या ये ट्रू वेल है एक। तो ये जो है कि पहली बात बता देता हूँ मैं आपको, ये जो ऑर्किस ऑर्कन है ये जो है कि एक डॉल्फिन की वैरायटी है, मींस डॉल्फिन की स्पीसीज है, जो कि नॉट अ ट्रू वेल, इट इज नॉट अ ट्रू वेल, मींस इस फैमिली से तो बिलोंग करती है बट ट्रूली वेल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और ये जैसा कि जानते हैं डॉल्फिन इज वेरी सोशल एनिमल, और जो है कि क्यों होते हैं ये ड्यू टू द हाई ऑफ द एनसी सॉरी फॉर दिस एनसीफिलाइजेशन, मीन जो है कि इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो एनसीफिलाइजेशन जो कि ये बिहेवियर ऑफ एनिमल होता है, मीन बॉडी के हिसाब से उनका जो है कि ब्रेन साइज जो है, ब्रेन साइज इज वेरी लार्ज। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। और ये करेक्ट तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कैटेगराइज एज द क्रिटिकली एंडेंजर बाय द आईयूसीएन। तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि गलत है, क्योंकि इसके लिए हम जो है कि अभी डाटा डेफिशिएंट है, हमारे पास परफेक्टली डाटा नहीं है। तो इसमें से खाली एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, जो कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो कि ये क्या है, एक जो है कि डॉल्फिन की वैरायटी है जो कि नॉट अ ट्रू वेल है। कॉमनली इसको कहा जाता है किलर वेल, इसको जो है कि किलर वेल नाम से भी जाना जाता है इस स्पीसीज को। और बाकी जो है कि हाईली सोशल एनिमल है, जिसका बिहेवियर जो है कि ये है लार्ज साइज ऑफ द ब्रेन साइज होता है रिलेटिव टू द साइज ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कंजर्वेशन स्टेशन जो है कि डाटा डिफिशिएंट है, ये हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, तो वहां से इस क्वेश्चन को ड्राइव किया गया है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, आदि वाणी की बात कर रहा है। आदि वाणी से बारे में रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैज वी नो, हमें ये जो है कि न्यूज वाले सेशन में भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो आदि वाणी जो है कि क्या है, ये एक एआई बेस्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो कि ट्राइबल लैंग्वेज को जो है कि ट्रांसलेट करेगा, और ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ही इनिशिएटिव है, जो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आप याद रख सकते हैं आदि वाणी। और यहाँ पे जो है कि एक आदि संस्कृति भी है। आदि संस्कृति जो है कि तीन इसके सबमिशन है, आदि संस्कृति इसके तीन सबमिशन है, जो कि पिछले जो है कि सेशन में डिस्कशन किया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये जो है कि आदि वाणी, वाणी वाणी मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है कि एआई बेस्ड ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो ट्राइबल लैंग्वेज जो कि, और ये करेगा हमारी लैंग्वेज गैप को जो है कि बैरियर को फिनिश करेगा, इसलिए जो है कि ये मिशन है। तो इसमें जो है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप यहाँ से इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो कि मैंने ब्रीफली बता दिया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि अलाउ करता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द इनपुट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और विदाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंपाइलेंस। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि एप्लीकेबल है खाली मर्चेंट एक्सपोर्ट से, और ये एक्सक्लूड करता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट को। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि ड्यूटी फॉर इंपोर्ट की बात करता है, जो कि विदाउट मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंपाइलेंस है। और जो कि ये दो है कि दोनों मर्चेंट एक्सपोर्ट हो चाहे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट हो, दोनों को इंक्लूड करता है, जो कि ये पीआईबी में ये न्यूज आई थी शायद। तो यहाँ से जो है कि खाली वन स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं पहली स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है, और दूसरी स्टेटमेंट जो है कि रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों को इंक्लूड करता है, जो कि पीआईबी में हमारे न्यूज थी। तो आप इसको याद रखिएगा कि एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है उसमें क्या क्या है, ये दो मेजर फंक्शन है। ठीक, फिर हम जो है कि नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है सेंसस में, इंडिया के सेंसस के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि अभी सेंसस होने की बात हो रही है, तो ये न्यूज में है। तो इसमें जो है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है और इसमें से पूछ रहा है कौन सी करेक्ट है। तो देखते हैं, पहला इंडिया का सिंक्रोनस डेसिनियल सेंसस जो है कि कंडक्ट हुआ था 1972 में। तो ये पहला जो है कि जो सेंसस कंडक्ट हुआ था 1972 में, जिस वक्त जो है कि वायसराय जो है कि लॉर्ड मायो थे। तो जो है कि उस वक्त वायसरॉय लॉर्ड मायो थे, इन्होंने सेंसस को कंडक्ट किया था, जो कि नॉट फुल्ली इंडियन स्टेट में हुआ था, कुछ कुछ प्रोविंसेस में हुआ था। तो ये पहला नॉन सिंक्रोनस मीन जो है कि ये पूरे इंडिया में नहीं, में से ये कंटिन्यू नहीं किया गया था। पहला सिंक्रोनस जो है कि करा गया था 1881 में, जो कि हर 10 साल पे कंडक्ट करने की बात हुई थी। जो सिंक्रोनाइज करेगा मीन सिंक्रोनाइज करेगा जो कि हर 10 साल में, तो पहला जो है कि ये है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहली बार जो है कि 1955 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस जो है कि 1951 में हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, और ये होम मिनिस्ट्री, तो ये स्टेटमेंट सही है और ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, जिसका आप इस एक्सप्लेनेशन यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने एक बार ब्रीफली क्वेश्चन में बता दिया। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ द बोर्डेक्स मिक्सचर, ये बोर्डेक्स मिक्सचर है, इसके बारे में जो है कि क्या क्या सही है, क्या ये इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आइए देखते हैं क्या स्टेटमेंट कह रहा है और क्या सही है। ये बोर्डेक्स मिक्सचर है, क्या ये मिक्सचर है बैक्टीरिया साइड और फंजीसाइड का, क्या ये मेड करता है कॉपर सल्फेट और लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर से, क्या ये नेम है आफ्टर द प्लेस ऑफ द ओरिजिन। तो जैसा कि हम देखिए बोर्डेक्स मिक्सचर है, ये जो है कि एक मिक्सचर होता है बैक्टीरिया साइड और फंजीसाइड का, और ये मेड बनता कैसे है, मिक्सिंग ऑफ द कॉपर सल्फेट और लाइम जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोनों को मिक्स कर दिया जाए वाटर से, तब जो है कि इस पिक्चर को बनाया जा सकता है। और ये जो है कि इसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से ही इसका नाम रखा गया है प्रोडक्ट जहाँ पे बनाया गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं और इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं पॉज करके। जो है कि डिस्कवर हुआ था 19th सेंचुरी में फ्रांस के बॉर्डेक्स रीजन में, जो कि इसका जो है कि वहां से नाम आया था, और आप इसको ब्रीफली देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि सेना स्पेक्टिवल्स जो है कि एक जो है कि इन्वेजिव ट्री स्पीसीज है, ये जो है कि एक इन्वेजिव इन्वेजिव ट्री स्पीसीज है, जो कि न्यूज में बहुत रही है, और ये केरला में जो है कि बहुत ज्यादा कंसर्न कॉज कर रही है। इसको जो है कि न्यूज सेशन में भी डिस्कशन किया गया है, प्लेसेज इन न्यूज वाले सेशन में भी मैंने इसको डिस्कस कर लिया था। ये 2-3 बार जो है कि इसको डिस्कशन हो चुका है, करंट अफेयर वाली जो है कि प्लेलिस्ट है इसमें, तो आप जो है कि वहां से इसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ ब्रीफली देख लेते हैं। तो ये अमेरिका की नेटिव स्पीस है, जो है कि कॉज कर रही है कंसर्न, जो है कि वहाँ पे जो है कि इसका काम ये है कि ये फ्लावर जो है कि बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं, और ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, और जो है कि ये सॉइल कंडीशन को बहुत ज्यादा डिटोरेट कर देती है, इसलिए जो है कि कंसर्न है। तो इसके बारे में जो है कि पहली बार केरला ने इसका जो है कि सर्वे कराया था, और जो है कि कंसर्न है वहाँ के केरला का जो स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर, जिसे जो है कि लोकली कोनी कन्ना नाम से भी जाना जाता है, कोनी कन्ना नाम से, है ना। तो ये जो है कि उसको कंसर्न कॉज कर रहा है। तो ये इन्वेजिव स्पीस है,
जो कि आप देख सकते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू द आईएनएस स्टेटस इट इज क्लासिफाइड एज द वर्नेबल, तो ये वर्नेबल स्टेटस में नहीं है, लीस्ट कंसर्न है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है। और बाकी इसको डिटेल में आपको देखना है तो प्रीवियस सेशन में आप देख सकते हैं। फिर जो है कि नेक्स्ट कर रहा है स्वर्णामुखी रिवर, ये लोकेट करती है कि आंध्र प्रदेश में, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये क्या कल्याणी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है इसका आंसर जो है कि तीनों स्टेटमेंट जो है कि सही है। स्वर्णामुखी रिवर जो है कि एक आंध्र प्रदेश की रिवर है और ये जो है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ट्रिब्यूटरी ऑफ द कल्याणी रिवर भी है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो है कि यहाँ पे एक रिवर प्रोडक्ट कह रहा हूँ सॉरी, एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे जो है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है इसको रिनोवेट करने का, इस रिवर को, जो कि ऑपरेशन ऑपरेशन स्वर्ण नाम से है। स्वर्ण नाम से जो है कि ये ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन स्वर्ण, जो कि इसके रिनोवेशन से तिरुपति, जो तिरुपति बालाजी है वहाँ पे जो है कि इसको जो है कि चलाया जा रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ऑपरेशन स्वर्ण जो है कि इसके रिनोवेशन का जो है कि प्रोग्राम है। और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये स्वर्ण है, यहाँ पे एंड में ए आ रहा है। अगर ये ही ऑपरेशन खाली स्वर्ण कह देगा, यहाँ स्वर्णा है, ऑपरेशन स्वर्णा, अगर स्वर्ण कह देगा तो ये एक रेलवे का ऑपरेशन है, ये एक रेलवे का पुराना ऑपरेशन है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो बहुत सारी ट्रेनें जैसे शताब्दी और राजधानी जैसे ट्रेनें चलाने का ऑपरेशन स्वर्ण है, ये ऑपरेशन स्वर्णा है। तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन आप जो है कि ब्रीफली देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से ये कंट्रीज दे रखी है कुछ हमें, और इसमें कह रहा है कि पास्तून क्रेसेंट को कौन सा रीजन है। जैसा कि हम जानते हैं, एक जो है कि गोल्डन क्रेसेंट है जो कि इधर एशिया के जो है कि वेस्ट साइड में है, और एशिया के साउथ ईस्ट साइड में एक गोल्डन ड्रैगन कहा जाता है, और जो कि हमारे होम मिनिस्टर ने इसको डेथ क्रेसेंट कह दिया है और इसको जो है कि डेथ ट्रायंगल कह दिया है। तो ये जो है कि ये तीन नेशन जो है पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये तो जो है कि डेथ क्रेसेंट को फॉर्म करते हैं। और इधर जो है कि लाओस लाओस थाईलैंड और म्यांमार जो है कि डेथ गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। अब जो है कि हमारे होम मिनिस्टर जी ने इसको डेथ ट्रायंगल कह दिया है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा जो है कि ड्रग्स जो है कि वो सर्कुलेट किए जाते हैं और बहुत अदर कंसर्न है। तो इसलिए, पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पास्तून क्रिसेंट किसे कहते हैं। तो ये जो है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ रीजन को जो है कि मीन्स पाकिस्तान के साउथ सॉरी अफगानिस्तान के साउदर्न और नॉर्दर्न रीजन को, और पाकिस्तान के इधर के थोड़े वेस्ट वाले साइड को जो है कि पास्तून क्रेसेंट कहते हैं। तो इसमें दो कंट्रीज हैं, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से साउदर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पाकिस्तान को जो है कि पास्तून क्रेसेंट जो है कि कहा जाता है। और ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कोकोनट जो है कि डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जो है कि यूपीएससी जो है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इस पे फ्रेम कर देता है कि कोई जो है कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया या टी बोर्ड हो गया, इस पे जो है कि प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से जो है कि पूछ रहा है कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि हमारे प्रीलिम्स 2026 में आ जाए। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्या इसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है, क्या ये जो है कि प्राइमरी मैंडेट करती है कोकोनट एक्सपोर्ट को और कोई रोल नहीं प्ले करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट पे। तो देखिए कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, मीन डेवलपमेंट का ही बोर्ड है। तो पहली बात तो ये मिनिस्ट्री जो है कि गलत है, मिनिस्ट्री ऑफिस ये जो है कि मिनिस्ट्री हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, और इसका हेडक्वार्टर जो है कोच्चि में है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ये जो है कि लिमिटेड रोल जो है कि एक्सपोर्ट में परफॉर्म, लिमिटेड एक्सपोर्ट में से नहीं है, ये फाइनेंशियल और असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसे डेवलपमेंट बोर्ड है तो डेवलपमेंट तो करेगा ही ना फाइनेंशियल असिस्टेंट देके। तो ये जो है कि पीआईबी में न्यूज था और आप जो है कि देख सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये करेक्ट है और ये भी गलत है, तो ओनली वन हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफली यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, जो है सो लो प्रोडक्ट्स। यहाँ पे स्लो नहीं है, यहाँ पे है सो और लो। सोलो प्रोडक्ट्स पैराडॉक्स जो है कि रिसेंटली न्यूज में सीन किया गया है, किससे जो है रिलेट करता है। एज दी वर्ड कनेक्ट से कि सोलो पढ़ेंगे इसको, तो जो है कि ये कुछ स्लो 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 की बात कर रहा है कि मतलब लो भी हो गया और सो यूज मीन जो कि ज्यादातर यूज होने के बाद भी लो प्रोडक्टिविटी है। ये पैराडॉक्स इससे रिलेट करता है। क्या ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्या ये हाई टेक्नोलॉजी यूज प्रोडक्टिविटी है, क्या ये राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन या कैपिटल फ्लो। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, लो हो रहा है सो यूज होने के बाद। तो ये जो है कि हाई टेक्नोलॉजी यूज बट लो प्रोडक्टिविटी गेन्स, मीन जो है कि कंप्यूटर जो है कि आज देख रहे हैं कि आज के जो है कि इन दी मॉडर्न एरा हम जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि मॉडर्निटी में जो है कि कंप्यूटर ये सब जो है कि इन सबको जो है कि एडवांस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर प्रोडक्टिव इतनी जो है कि लो गेन्स कर रही है। तो इसीलिए इस पैराडॉक्स को कहा गया ये। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ये जो है कि कॉइन किया गया था नोबल लिटरेट रॉबर्ट जो है कि सोलो, इन्होंने पैराडॉक्स को कहा था कि वाइड स्प्रेड ऑफ द कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी जो है कि इतनी स्टैटिक में दिख नहीं रही है। तो ये जो है कि रिसेंटली न्यूज में था कि इनको जो है कि ये न्यूज में थे, तो इस वजह से ये न्यूज में भी आ गया है। तो यहीं से जो है कि हम इस सेशन को एंड करते हैं।
आई होप जो है कि आपको ये डिस्कशन थोड़ा अच्छा लगा होगा, ये फॉर्मेट अच्छा लगा है। ऐसे हम जो है कि अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स को कवर करें, तो प्लीज़ जो है कि आप जो है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस को स्प्रेड करिए और वाइडर रीच करिए। तो ऐसे जो है कि हम जो है कि 3 से 4 जो है कि इस तरह के एमसीक्यू सेशन से जो है कि हम जो है कि करंट अफेयर को कवर करेंगे, और 2 सेशन या 3 सेशन मिनिमम लगभग जो है कि हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स के सेशन करेंगे, और जो है कि 2 एमसीक्यू सेशंस करेंगे जो बेसिक एमसीक्यू है, मीन जो है कि वन लाइनर टाइप के एमसीक्यू। तो टोटल हमारे करंट अफेयर के लगभग 10 सेशन होंगे। 10 सेशन करंट अफेयर के जो है कि हम कवर करेंगे, जिसमें हमारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। और प्लेसेस इन न्यूज तो वीकली चल ही रहा है इस चैनल पे, जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेसेस इन न्यूज जो है कि कवर की जाती है, पूरी एक्टिव रिकॉर्डिंग और ज्योग्राफी की मैपिंग जो है कि बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो ये हमारे करंट अफेयर के टोटल जो है कि लगभग 15 सेशन को कंक्लूड कर देता है। ये जो है कि आप जो है कि इससे जो है कि करंट अफेयर से निश्चिंत हो सकते हैं। और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपना जो है कि कमेंट में कोई ओपिनियन हो या कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं आप, उसके लिए आप बिल्कुल ही वेलकम्ड हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड। दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।